नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के दो ऐसे आधारभूत सिद्धांतों पर बात करेंगे जो हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाते हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि जब केंद्र और राज्य सरकारें एक ही विषय पर अलग-अलग कानून बना दें तो किसका कानून चलेगा? या फिर क्या संसद के पास संविधान को अपनी मर्जी से किसी भी हद तक बदलने की शक्ति है? इन्हीं सवालों के जवाब इन दो सिद्धांतों में छिपे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं। What is the doctrine of repugnancy? यानी विरुद्धात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये सिद्धांत भारत की संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, खासकर तब जब केंद्र और राज्य के बनाए कानून एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, विरुद्धात्मक सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी को हमारे संविधान का अनुच्छेद 254(1) परिभाषित करता है। यह साफ कहता है कि अगर समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर राज्य का बनाया कानून संसद के कानून से मेल नहीं खाता या उससे असंगत है, तो संसद का कानून ही माना जाएगा। उस टकराव की सीमा तक राज्य का कानून शून्य यानी वॉइड हो जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि पूरे देश में कानूनी व्यवस्था में एकरूपता और स्पष्टता बनी रहे। तो ये तो हुआ सामान्य नियम, लेकिन जैसा कि कानून में अक्सर होता है, इस नियम का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है जो हमें अनुच्छेद 254(2) में मिलता है। नियम यह है कि केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर हावी होगा, पर इसका अपवाद यह है कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य ने कोई कानून बनाया है और उस कानून को राष्ट्रपति की सहमति यानी प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई है, तो वो कानून उस राज्य में केंद्रीय कानून पर भी प्रभावी हो जाएगा, भले ही दोनों में टकराव क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस अपवाद का भी एक अपवाद है, अनुच्छेद 254(2) का परंतुक यानी प्रोवाइजो। ये साफ करता है कि भले ही किसी राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई हो, इससे संसद की शक्ति खत्म नहीं हो जाती। संसद के पास ये अधिकार हमेशा रहता है कि वो उसी विषय पर बाद में कोई नया कानून बना दे, और ऐसा करके संसद उस राज्य के कानून को संशोधित यानी अमेंड, बदल यानी वेरी या पूरी तरह से निरस्त यानी रिपील भी कर सकती है। अनुच्छेद 254(2) का ये परंतुक इस बात पर मोहर लगा देता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि विधायी टकराव की किसी भी स्थिति में अंतिम शक्ति हमेशा संसद के पास ही रहेगी। ये व्यवस्था इसलिए जरूरी है ताकि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केंद्र सरकार पूरे देश में एकरूपता बनाए रख सके। इसको समझने के लिए 1954 का जावर भाई बनाम बॉम्बे राज्य का मामला एक क्लासिक उदाहरण है। हुआ ये कि केंद्र के एक कानून में किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा 3 साल थी। बॉम्बे राज्य ने अपने कानून में इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया और राष्ट्रपति की सहमति भी ले ली। तो बॉम्बे में 7 साल की सजा वाला कानून लागू हो गया। लेकिन कुछ समय बाद संसद ने अपने मूल कानून में एक संशोधन कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद के इस नए संशोधन ने बॉम्बे के कानून को परोक्ष रूप से निरस्त कर दिया है, जिसे हम इम्प्लाइड रिपील कहते हैं, और अंत में केंद्रीय कानून ही मान्य हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि अदालतें ये तय कैसे करती हैं कि दो कानूनों में वाकई टकराव है या नहीं। एम करुणानिधि बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 परीक्षण या 3 टेस्ट्स बताए। पहला, प्रत्यक्ष टकराव यानी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक कानून कहे ये करो और दूसरा कहे ये मत करो। दूसरा, ऑक्यूपाइड फील्ड का सिद्धांत, यानी केंद्र ने किसी विषय पर इतना व्यापक कानून बना दिया है कि राज्य के लिए कानून बनाने की कोई जगह ही नहीं बची। और तीसरा, अगर दोनों कानून बिना एक दूसरे से टकराए एक साथ लागू हो सकते हैं तो उनमें कोई टकराव नहीं माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको इन जटिल कानूनी सिद्धांतों को समझने में मदद कर रहा है। अगर ऐसा है तो इस प्रयास को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, अब हम अपने दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है। ये भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक ऐसा सिद्धांत जिसने हमारे लोकतंत्र और संविधान को हमेशा के लिए बदल दिया। मूल ढांचे का सिद्धांत असल में एक न्यायिक क्रांति है।
ये कहता है कि हाँ, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान की आत्मा, उसके मूल ढांचे या उसकी बुनियादी विशेषताओं को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। इस ऐतिहासिक सिद्धांत की स्थापना 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में हुई थी। ये सिद्धांत कोई एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे संसद और न्यायपालिका के बीच चले एक लंबे शक्ति संघर्ष का इतिहास है। 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। फिर 1973 के केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा कि संशोधन तो हो सकता है, पर मूल ढांचे को छुए बिना। इस पर प्रतिक्रिया में 1976 में 42वें संशोधन के जरिए संसद ने अपनी संशोधन शक्ति को असीमित घोषित कर दिया। लेकिन इस संघर्ष का अंत 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया और मूल ढांचे के सिद्धांत पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी। तो आखिर ये मूल ढांचा है क्या? इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, केशवानंद भारती मामले में अदालत ने कुछ प्रमुख स्तंभों की पहचान की, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का पृथक्करण, संघीय ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। ये वो तत्व हैं जिन्हें हम संविधान की आत्मा कह सकते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लिस्ट है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो समय के साथ विकसित होता है। न्यायपालिका इसमें नई विशेषताएं जोड़ सकती है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में हुआ, जब विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भी मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। मिनर्वा मिल्स मामले ने तो इस सिद्धांत को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए अजेय बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही शानदार तर्क दिया। उन्होंने कहा कि संसद की संशोधन करने की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों खुद ही संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संसद अपनी संशोधन शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा करना ही मूल ढांचे का उल्लंघन माना जाएगा। तो चलिए एक बार जल्दी से इन दोनों सिद्धांतों के बीच के मुख्य अंतर को समझ लेते हैं। विरुद्धात्मकता का सिद्धांत केंद्र और राज्यों के बीच के कानूनी टकराव को सुलझाता है और इसका आधार है अनुच्छेद 254। वहीं मूल ढांचे का सिद्धांत संसद की संविधान बदलने की शक्ति पर सीमा लगाता है और ये न्यायपालिका की व्याख्या से जन्मा है। एक का काम विधायी संतुलन बनाना है तो दूसरे का काम संवैधानिक पहचान की रक्षा करना है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिद्धांत मिलकर एक न्यायिक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। एक तरफ जहां विरुद्धात्मकता का सिद्धांत हमारी संघीय व्यवस्था में शक्ति का संतुलन बनाए रखता है, वहीं दूसरी तरफ मूल ढांचे का सिद्धांत भारतीय संविधान की मौलिक आत्मा और उसके आदर्शों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है। ये दोनों ही हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से हैं।